हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 8th चैप्टर, जो कि आपका वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है। इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी के क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी जो हम करते हैं उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ को जनरेशन, यानी कि को जनरेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन सिस्टम, यानी कि को जनरेशन सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो छोटा सा चैप्टर इस हमारा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है। वेस्ट हीट रिकवरी समझने से पहले पहले समझेंगे हम वेस्ट हीट क्या होता है। वेस्ट हीट को हिंदी में कहते हैं अपशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? अपशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, तो आइए जानते हैं। अपशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो ईंधन के दहन या रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से एक प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। यानी कि वेस्ट हीट ऐसी ऊष्मा होती है, ऐसी हीट होती है जो किसी भी ईंधन या फिर फ्यूल के दहन से, यानी कि कंबस्टन से, या फिर रासायनिक प्रोसेस के द्वारा, रासायनिक प्रोसेस के माध्यम से एक प्रोसेस में उत्पन्न होती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो अपशिष्ट ऊष्मा होती है ऐसी हीट होती है जो कि किसी ईंधन के दहन के बाद उत्पन्न होती है, या फिर किसी रासायनिक प्रोसेस के द्वारा जो हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं अपशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, और फिर पर्यावरण में डंप की जाती है। और क्या होती है? जो अपशिष्ट ऊष्मा होती है हमारी, जो वेस्ट हीट होती है, उसको क्या किया जाता है? पर्यावरण में सीधे डंप कर दिया जाता है। हालांकि इसके क्या हो सकते हैं, भले ही इसे अपनी कुछ उपयोगी और आर्थिक उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी कि कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि वेस्ट हीट ऐसी ऊष्मा होती है जो कि दहन से, यानी कि कंबस्टन से, या फिर केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राप्त होने के बाद से क्या होता है कि जो आपका वेस्ट हीट होता है वो कि सीधे इन्वायरमेंट में डंप कर दी जाती है। इसके अपने यूज किए जा सकते हैं। हालांकि कैसे यूज किए जा सकते हैं? आर्थिक दृष्टि से इसका जो हम इंडस्ट्री एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। इंग्लिश में देखेंगे क्या है। वेस्ट हीट इज अ हीट, यानी कि वेस्ट हीट यानी कि अपशिष्ट ऊष्मा ऐसी ऊष्मा होती है विच इज जनरेटेड इन अ प्रोसेस, जो किसी प्रोसेस के द्वारा जनरेट होता है बाय वे ऑफ फ्यूल कंबस्टन, यानी कि जो आपका फ्यूल यानी कि ईंधन जो होता है, ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है, या फिर केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है आपका ये अपशिष्ट ऊष्मा उत्पन्न होता है। एंड देन, और क्या होता है, देन डम्प्ड इनटू द इन्वायरमेंट, और क्या होता है कि इन्वायरमेंट में इस ऊष्मा को डंप कर दिया जाता है, यानी कि सीधे सीधे इन्वायरमेंट में आपका एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इवन दो इट कुड स्टिल बी रीयूज्ड फॉर सम यूजफुल एंड इकोनॉमिकल पर्पज, यानी कि जो ये आपका अपशिष्ट ऊष्मा होता है जो कि सीधे इन्वायरमेंट में डंप कर दिया जाता है या फिर इन्वायरमेंट में इकट्ठा हो जाता है, इसका क्या हो सकता है, इसका रीयूज किया जा सकता है अपने आर्थिक उद्देश्य से, या फिर अपने लिए किसी भी उपयोगी उद्देश्य से इसे जो है दोबारा से यूज किया जा सकता है। और ध्यान से सुनेंगे, जब ये दोबारा से यूज करते हैं हम इस चीज को, इसी को कहते हैं हम वेस्ट हीट रिकवरी। ध्यान से सुनेंगे, जब ये वेस्ट हीट को हम दोबारा से अपने यूज में लाते हैं उसी को कहा जाता है वेस्ट हीट रिकवरी। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे वेस्ट हीट रिकवरी अतिरिक्त हीट को कैप्चर करने और पुनः उपयोग करने की प्रोसेस होती है। यानी कि जो आपका एक्सेस हीट होता है, यानी कि जो आपने आपका ईंधन जल रहा है, ठीक है, ईंधन को आपने किसी भी ईंधन को जलाया, आपने उसे अपने काम में लिया, उसके बाद जो आपका ईंधन बच जाता है, यानी कि आपका जो ईंधन आप काम में लेते हैं उसका मैक्सिमम 35% से जो है 45% तक, मैक्सिमम 50% तक ही आप यूज कर पाते हैं। 65% तक आपका क्या हो जाता है, आपका जो हीट होता है वेस्ट हो जाता है। तो ये जो आपका हीट वेस्ट हो रहा है उस हीट को कैप्चर करने में और उसका पुनः उपयोग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी कहते हैं। या फिर अगर आप उस वेस्ट हीट को यूज नहीं करते हैं, क्या आपका होता है, वो आपका हीट जो होता है वो आपका हीट जो आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। वेस्ट हीट रिकवरी इज द प्रोसेस, यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी एक प्रोसेस होता है ऑफ कैप्चरिंग, यानी कि कैप्चर करने का, यानी कि कैप्चर करने की एक प्रोसेस होता है
एंड रीयूजिंग, और रीयूज करने का एक प्रोसेस होता है द एक्सेस हीट, यानी कि जो एक्सेस हीट होती है, अतिरिक्त हीट होती है, उसको कैप्चर करने के साथ साथ उसे रीयूज करने का एक प्रोसेस होता है वेस्ट हीट रिकवरी। ओके, दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड, या फिर अगर आप इसे कैप्चर नहीं करते हैं, पुनः उपयोग नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है, दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड, यानी कि अन्यथा वो क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, यानी कि बर्बाद हो सकता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी या सिस्टम शामिल होते हैं जिन्हें इस अपशिष्ट ऊष्मा को कुशलतापूर्वक एकत्र करने और उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि इसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है, ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर सिस्टम यूज की जाती है जिससे ये जो अपशिष्ट हीट होते हैं, यानी कि आपके वेस्ट हीट होते हैं, उनको इफिशियंटली उनको एकत्र किया जाता है, यानी कि कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको यूज करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है आपका वेस्ट हीट, क्या होता है आपका वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है। ओके, अब चलेंगे आगे, ध्यान से सुनेंगे। ये चीज इंग्लिश में था। उसके बाद क्या है, आपका जो रिक्वायर्ड हीट होता है, गर्मी की जगह क्या लिखेंगे हम, आप हीट लिखेंगे, ठीक है। गर्मी की जगह आप हीट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा। उष्मा रिकवर्ड जो आपके हीट होते हैं, यानी कि जो आपके रिकवर्ड हीट होते हैं, रिकवर्ड उष्मा होती है, उसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, उसका उपयोग जो है पानी को गर्म करने, बिजली पैदा करने या फिर अन्य प्रोसेस को पावर देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले हमने ईंधन यूज किया, फ्यूल यूज किया या फिर किसी भी चीज को जीवाश्म ईंधन यूज किया, उसमें जो आपके हीट वेस्ट हो जाते हैं, सबसे पहले हमने उसको रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद उसका यूज किस लिए किया जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है पानी को गर्म करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, अन्य प्रोसेस को जो पावर देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि द रिकवर्ड हीट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर, यानी कि जो आपके रिकवर्ड हीट होते हैं उसको यूज किया जा सकता है हीटिंग वाटर के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए, और पावरिंग अदर प्रोसेस, या फिर जो दूसरे प्रोसेस होते हैं उनको पावर या फिर शक्ति देने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। अपशिष्ट ऊष्मा पुनः उपयोग की गणना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट हीट जो होती है रीयूज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी कि जो आपका वेस्ट हीट होता है उसको कैलकुलेशन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं उसका कैलकुलेशन, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू वी इंटू रो इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये रो है, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपका, ये पी नहीं है, ये रो है। ओके, इसे सही कर लेंगे, ये पी नहीं है आपका, ये है रो, ये क्या है, रो। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें भी आप इसे सही कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, इसे रो कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, रो। ओके, Q इज इक्वल टू वी इंटू रो इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। अब ध्यान से सुनेंगे, की क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू आपका होता है हीट। क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका हीट, ध्यान से सुनेंगे, क्यू क्या है, क्यू है आपका हीट, हीट है आपका किलो कैलोरी में, आपका क्यू है हीट। वी क्या है, वी इज द फ्लो रेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो भी आपका सब्सटेंस है आप उसका फ्लो रेट है। वी क्या है, वी है फ्लो रेट ऑफ सब्सटेंस, फ्लो रेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, सब्स। ठीक है, यहाँ पे क्या सॉल्व आ जाएगा, सब्सटेंस। वी क्या है आपका, फ्लो रेट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि मीटर क्यूब पर आवर में आपका फ्लो रेट ऑफ सब्सटेंस है। अगर बात करें रो क्या है, रो इज द डेंसिटी, यानी कि रो क्या है, रो आपका घनत्व है, रो क्या है आपका, डेंसिटी है, यानी कि घनत्व है। ठीक है, रो क्या है आपका, डेंसिटी है, यानी कि घनत्व है। किसका घनत्व है, जो आपका फ्लो गैस हो रहा है, गैस का जो फ्लो हो रहा है उसका घनत्व है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। सीपी क्या है, सीपी क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कौन सा है आपका, सीपी। तो सीपी क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। सीपी क्या है आपका, विशिष्ट ऊष्मा है, किसी भी सब्सटेंस का क्या है आपका, विशिष्ट ऊष्मा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा की क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी क्या है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस।
ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा आपका डेल्टा टी। तो इस फार्मूला का आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट हीट रिकवरी का जो फार्मूला है यानी कि उसे कैलकुलेट किस तरह से करना है। तो आपका है फार्मूला Q इज इक्वल टू क्या है V इंटू रो इंटू Cp इंटू आपका डेल्टा टी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। Q क्या है, Q आपका हीट है, V क्या है सब्सटेंस का फ्लो रेट है, P क्या है सॉरी रो क्या है, रो आपका डेंसिटी है, घनत्व है किसी भी फ्लो रेट का, जो आपका फ्लो हो रहा है गैस फ्लो हो रहा है उसका घनत्व है। Cp क्या है, Cp आपका स्पेसिफिक हीट है यानी कि विशिष्ट ऊष्मा होती है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है आपका टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अपशिष्ट ऊष्मा क्या होता है यानी कि वेस्ट हीट क्या होता है। यानी कि किसी भी ईंधन के दहन में जो भी ऊष्मा बर्बाद हो रही होती है उसको कहते हैं वेस्ट हीट, यानी कि जो इस ऊष्मा का हम यूज नहीं कर पाते दोबारा से उसको कहते हैं वेस्ट हीट। जब हम जो ऊर्जा के दहन से जो ऊष्मा बर्बाद हो रही होती है जब हम उसका पुनः यूज करने लग जाते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा तो उसे कहते हैं अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यानी कि पुनः प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद इसकी गणना कैसे की जाती है, तो गणना की जाती है Q इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू Cp इंटू डेल्टा टी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलेंगे। आगे ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। कौन सा पॉइंट है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी का वर्गीकरण। ठीक है, या फिर आप इसे पुनः उपयोग कह सकते हैं या फिर पुनः प्राप्ति कह सकते हैं, यानी कि अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति का वर्गीकरण। ठीक है, किस तरह से वर्गीकरण करते हैं ध्यान से देखेंगे। वेस्ट हीट रिकवरी को वेस्ट हीट के सोर्स और रिकवरी की विधि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, वेस्ट हीट रिकवरी को स्रोत या फिर रिकवरी की विधि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ सामान्य वर्गीकरणों में शामिल है, यानी कि यहाँ पे कुछ आपका कॉमन क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है। किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया गया है आपका, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर आपका इसका क्या क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेस्ट हीट रिकवरी कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि जो आपका वेस्ट हीट रिकवरी होता है कैन बी क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत किया जा सकता है इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि विभिन्न कैटेगरी में इसे क्लासिफाई किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ वेस्ट हीट, यानी कि वेस्ट हीट के सोर्स के हिसाब से एंड द मेथड ऑफ रिकवरी, और रिकवरी के मेथड के हिसाब से इसे डिफरेंट कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। सम कॉमन क्लासिफिकेशन इंक्लूड, यानी कि सम कॉमन क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो है आपका उच्च तापमान अपशिष्ट हीट रिकवरी। पहला पॉइंट कौन सा आपका, उच्च तापमान अपशिष्ट हीट रिकवरी, यानी कि हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। कौन सा आपका, हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें अगर आपकी बात करें हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी में क्या होता है, अगर बात करें इसके टेम्परेचर रेंज की, ध्यान से सुनेंगे। इसको जो कैटेगरी किया गया है ये तीन तरह से कैटेगरी किया गया है। एक तो है आपका हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी, दूसरा है आपका मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी, तीसरा है आपका लो टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो क्लासिफिकेशन है तीन तरह से किया गया है। पहला है आपका हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, वेस्ट हीट रिकवरी। दूसरा कौन सा है, मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, तीसरा कौन सा बांटा हमने, तीसरा बांटा लो टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, ये तीन तरह से बांटा गया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें पहले टाइप का यानी कि हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे, इसकी टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं, यानी कि तापमान सीमा, यानी कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसकी तापमान सीमा कितनी होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है। या आमतौर पर 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 932 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के जितने भी होते हैं वो आपके किस में आते हैं, हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। यानी कि जो आपके वेस्टेज होते हैं आमतौर पर 500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की जितनी भी होती हैं तापमान, उसको कहते हैं हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। या फिर अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना आएगा, 932 डिग्री से ऊपर की जितने आपके वेस्ट हीट रिकवरी होते हैं तापमान के, उसको कहा जाता है
हाई हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, अगर बात करें जो हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो उच्च तापमान अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी, बिजली उत्पादन, उच्च तापमान औद्योगिक प्रोसेस, और ठीक है कहाँ कहाँ, पहला मैंने आपको बताया, पहला हो गया आपका बिजली उत्पादन, पहला अनुप्रयोग कहाँ पे हो गया, पहला एप्लीकेशन हो गया आपका बिजली उत्पादन करने में। दूसरा प्रोसेस कौन सा बता रहा है आपका, दूसरा एप्लीकेशन उच्च तापमान औद्योगिक प्रोसेस में, किसमें, जो हाई टेम्परेचर के औद्योगिक प्रोसेस होते हैं उसमें जो है इसका यूज किया जा सकता है। तीसरा और अन्य अदर अनुप्रयोग, तीसरा और कौन कौन सा बता रहा है, जैसे ऊंचे तापमान पर हीट की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। यानी कि जितने भी आपके उच्च तापमान वाले एप्लीकेशन है, यानी कि जहां भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर हाई टेम्परेचर की जरूरत है, वहां पे कौन सा आपका जरूरत होता है, हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी वहां पे लागू होता है, अप्लाई होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें भाप टरबाइन यानी कि स्टीम टरबाइन जो होता है आपका, गैस टरबाइन हो गया, और ऐसी सिस्टम शामिल हैं जो भट्टियों और निकास गैसों जैसे स्रोतों से अपशिष्ट हीट को कैप्चर करती हैं और उसका पुनः उपयोग करती हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। पहला आपको मैंने बताया कि जो है हाई टेम्परेचर, ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर की मैंने आपको रेंज बताया, रेंज कितना होता है 500 से ऊपर, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का रेंज होता है इसका। ठीक है, फिर मैंने इसका एप्लीकेशन बताया, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका यूज होता है बिजली उत्पादन करने में। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो हाई टेम्परेचर के औद्योगिक प्रोसेस कोई भी हो जाता है उसमें इसका यूज किया जा सकता है, या फिर अदर एप्लीकेशन यानी कि हाई तापमान के जितने भी अदर एप्लीकेशन मान सकते हैं, अदर एप्लीकेशन में इसका यूज किया जा सकता है। इसमें और क्या होता है, इसमें भाप टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, और ऐसे सिस्टम शामिल होते हैं जो भट्टी या फिर निकास गैसों से, ऐसे स्रोतों से अपशिष्ट हीट को कैप्चर करती हैं और उसका उपयोग करती हैं। यानी कि कहाँ कहाँ से इस गैस को कैप्चर किया जाता है, हाई टेम्परेचर को, भाप टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, और इसके जैसे जो भी सिमिलर सिस्टम्स होते हैं, भट्टी वगैरह हो गए, तो इससे जो है कि टेम्परेचर को कैप्चर किया जाता है और इसका पुनः उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। हालांकि आपके किताब में क्या दिया हुआ है, आपके बुक में जो है एक पूरा लिस्ट दिया गया है टेम्परेचर का। ठीक है, तो वो ना आपको याद होने वाला है कभी, ना कि एग्जामिनर को याद होने वाला है। तो क्या होगा कि आप छोटा सा इस तरह से आप लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर आपका मिल जाएगा। किस तरह से आपको लिखना है, इसका टेम्परेचर रेंज आपको लिख देना है और इसका एप्लीकेशन लिख देना है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि आप टेम्परेचर इतना ज़्यादा दिया हुआ है वो कभी आपको याद नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यही चीज इंग्लिश में है, ध्यान से सुनेंगे। हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी इज सुइटेबल फॉर एप्लीकेशंस सच एज, यानी कि हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी जो होता है आपका सुइटेबल होता है फॉर एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग के लिए, जैसे कि पावर जनरेशन के लिए, हाई टेम्परेचर इंडस्ट्री प्रोसेस के लिए, एंड अदर एप्लीकेशन के लिए जिसमें रिक्वायरिंग हीट एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, यानी कि जिसमें हीट की जो होती है बहुत अधिक तापमान की जरूरत होती है, उसमें जो है यूज किया जा सकता है इसको। इट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी लाइक स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन एंड सिस्टम्स दैट कैप्चर एंड यूटिलाइज वेस्ट हीट फ्रॉम सोर्सेज लाइक फर्नेस एंड एग्जॉस्ट गैस। फर्नेस मतलब होता है भट्टी। ठीक है, फर्नेस मतलब क्या होता है, भट्टी होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब अगर बात करें दूसरे क्लासिफिकेशन की, जो कि आपका मध्यम तापमान अपशिष्ट हीट रिकवरी, यानी कि मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी। ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया, ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरीके से इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर। अब दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम टेम्परेचर की। मीडियम टेम्परेचर में अगर बात करें टेम्परेचर रेंज की, तो इसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है, इसका टेम्परेचर रेंज होता है 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, ध्यान से सुनेंगे, इसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रेंज होता है। इस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो इसका एप्लीकेशन कौन सा होने वाला है, मध्यम तापमान अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति का उपयोग जो है बिजली उत्पादन करने, भाप उत्पादन करने और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक प्रक्रियाओं में हीट जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से आपका, इसमें आपका बिजली उत्पादन तो है ही, साथ साथ आपका भाप उत्पादन भी है, और जितने भी मीडियम श्रेणी के औद्योगिक प्रोसेस होते हैं उसमें क्या किया जा सकता है, आपका इस टेम्परेचर का यानी कि मीडियम टेम्परेचर का आपका यूज होता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। इसमें ऑर्गेनिक रैकिन साइकिल, जैसे कि इसमें ऑर्गेनिक रैकिन साइकिल इकाइयाँ यानी कि यूनिट, हीट एक्सचेंजर्स और स्टीम टरबाइन जैसी सिस्टम शामिल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ध्यान से सुनेंगे। पहला मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर मैंने आपको रेंज क्या बताया था, रेंज की बात करें तो मैंने आपको बताया था एबो 500 से ऊपर, ठीक है, एबो 500 मैंने आपको बताया, 500 से एबो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मैंने दूसरा आपको बताया मीडियम में मैंने आपको क्या बताया, मीडियम में टेम्परेचर रेंज मैंने आपको कितना बताया, 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रेंज होता है। इसके एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया, बिजली उत्पादन मैंने इसका एप्लीकेशन बताया। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया और औद्योगिक प्रोसेस में, किसमें, औद्योगिक प्रोसेस मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, इसमें एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया, एक तो बताया बिजली उत्पादन, दूसरा मैंने इसमें क्या बताया आपको, बिजली उत्पादन के साथ साथ आपका स्टीम उत्पादन यानी कि भाप उत्पादन हो गया, और उसके साथ साथ तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी आपके मध्यम कैटेगरी के हो गए, मीडियम कैटेगरी के, मध्यम श्रेणी के जितने भी इंडस्ट्री हो गए, उसमें कौन सा आपका यूज आएगा, मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी आपका यूज में आने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ओके। और फिर मैंने आपको तीसरा क्या सा बताया कि इसमें जो है, इसमें कौन कौन से यूनिट शामिल हो सकते हैं, सिस्टम शामिल होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया हीट एक्सचेंजर शामिल होता है, इसमें शामिल होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, स्टीम टरबाइन इसमें शामिल होता है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो शामिल होता है ORC, कौन सा शामिल होता है, ORC, ठीक है, ORC शामिल होता है, यानी कि ORC क्या है, ऑर्गेनिक रैकिन साइकिल, ठीक है, ये शामिल होता है। और इसके जस्ट मैंने इसमें आपको क्या बताया था, भाप टरबाइन, गैस टरबाइन, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन, ठीक है। ये 3 चीज आपको ध्यान में रख करके चलना है, आपको पूरा नंबर मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अगर बात करें लो टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी की, की बात करें, जो इसका टेम्परेचर रेंज होता है वो कितना होता है, इसका टेम्परेचर रेंज जो होता है वो होता है आमतौर पर 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कितना होता है इसका, 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसका तापमान होता है। इस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की बात करें तो निम्न तापमान अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति जो होती है स्पेस को हीट करने के लिए, यानी कि अगर आपका कोई भी खाली जगह है उसको अगर आपको हीट करना है तो उसको आप गर्म कर सकते हो, ठीक है, जल को गर्म करने के लिए यानी कि जल को हीट करने के लिए, और निम्न श्रेणी की औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने आपको कौन कौन सा बताया, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्पेस हीट के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन में कौन कौन सा लिखेंगे आप, एक तो आपका स्पेस हीट हो गया आपका, दूसरा कौन सा हो गया आपका वाटर हीट हो गया, ठीक है, वाटर हीट, ठीक है, वाटर हीट करने के लिए, स्पेस को हीट करने के लिए, और जो निम्न कैटेगरी के होते हैं इंडस्ट्री वगैरह, उसमें किसका यूज किया जाता है, लो टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसमें कौन कौन से सिस्टम शामिल होते हैं, तो यह आमतौर पर हीट पंप, हीट एक्सचेंजर और एयर कंडीशनिंग यूनिट जैसे सिस्टम उपयोग में किया जाता है। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, हीट पंप हो गया और हीट एक्सचेंजर हो गया, और आपका एयर कंडीशनिंग जैसे सिस्टम इसमें शामिल होते हैं। इस चीज को भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे बताया लो टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन सच एज स्पेस हीटिंग, वाटर हीटिंग एंड लो ग्रेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन सिस्टम्स लाइक हीट पंप्स, हीट एक्सचेंजर्स एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट, ठीक है। इतना आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि इसके जो क्लासिफिकेशन है किस तरह से क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, किसके, अकॉर्डिंग टू
टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मैंने कितने कैटेगरी में बांटा, मैंने इसे 3 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन से कैटेगरी में बांटा, ध्यान से सुनेंगे। पहले मैंने बांटा इसे हाई टेम्परेचर में, कितना, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में मैंने इसे बांटा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि मीडियम टेम्परेचर हो गया, मीडियम टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, और तीसरा मैंने आपको बताया लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया रेंज, रेंज मैंने आपको इसमें कितना बताया, एबव 500, एबव 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें रेंज कितना बताया मैंने आपको, इसमें रेंज मैंने आपको बताया 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें मैंने आपको रेंज कितना बताया, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, इसके एप्लीकेशन, क्या बताया मैंने आपको, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे। एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि इसका जो एप्लीकेशन है बिजली उत्पादन करने में, बिजली उत्पादन में। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आपके औद्योगिक प्रोसेस में, किसमें, औद्योगिक प्रोसेस में, प्रोसेस में। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, बिजली उत्पादन में, बिजली उत्पादन में, उसके साथ साथ भाप उत्पादन में, भाप उत्पादन में, उत्पादन में स्टीम उत्पादन हो गया, स्टीम आपका प्रोडक्शन हो गया। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था कि मीडियम कैटेगरी के, मध्यम श्रेणी के उद्योग में, मध्यम श्रेणी के, श्रेणी उद्योगों में। ठीक है, उद्योग में। ठीक है, 3 एप्लीकेशन हो गया। इसका मैंने एप्लीकेशन आपको क्या बताया था, इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बताया जो आपके बिलो, यानी कि जो इसका है, इसमें मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग। किसमें, स्पेस हीटिंग, यानी कि स्पेस हीटिंग, स्पेस हीटिंग, हीटिंग यानी कि स्पेस तापन में, स्पेस तापन। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, वाटर हीटिंग, यानी कि जल तापन, जल तापन में इसका यूज किया जा सकता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो निम्न श्रेणी के उद्योग होते हैं, निम्न श्रेणी के उद्योगों में, निम्न श्रेणी के उद्योगों में, उद्योगों में इसका यूज किया जा सकता है, या फिर घरों में भी इसका यूज होता है, घरों में भी, घरों में भी इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। इस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, इसमें कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं, सिस्टम, इसमें कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या बताया था, सिस्टम। अगर मैंने आपको सबसे पहले इसमें सिस्टम की बात बताएं तो इसमें सिस्टम कौन कौन सा बताया था मैंने आपको, हाँ, सिस्टम की बात करें तो मैंने इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनेंगे। एक तो मैंने आपको बताया भाप टरबाइन, दूसरा मैंने आपको बताया गैस टरबाइन। ठीक है, कौन कौन सा सिस्टम मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया भाप टरबाइन, भाप टरबाइन, भाप टरबाइन और गैस टरबाइन, गैस टरबाइन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन। उसके बाद मैंने इसमें कौन कौन से सिस्टम बताए थे आपको, सिस्टम, इसमें किस तरह के सिस्टम यूज में आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था अगर बात करें इसमें कौन कौन सा सिस्टम मैंने आपको बताया, इसमें बताया मैंने आपको ORC, यानी कि ऑर्गेनिक रैकिन साइकिल, यानी कि ORC मैंने आपको बताया, हीट एक्सचेंजर बताया और स्टीम टरबाइन बताया। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें मैंने आपको बताया ORC, ORC, फिर मैंने आपको बताया हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, फिर मैंने आपको बताया हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर के साथ में मैंने आपको क्या बताया, हीट एक्सचेंजर के साथ में मैंने आपको बताया स्टीम टरबाइन। ठीक है, क्या बताया, यानी कि भाप टरबाइन, भाप टरबाइन मैंने आपको बताया। ये सिस्टम आप लिखेंगे इस तरह से। फिर अगर तीसरे पॉइंट यहाँ की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम आपके यूज होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम आपके यूज होंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन सा बताया, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया हीट एक्सचेंजर आपके यूज होंगे, हीट पंप आपके यूज होंगे। ठीक है, कौन कौन से आपके, हीट पंप, हीट एक्सचेंजर और एयर कंडीशनिंग यूनिट जैसे चीजें यूज होती हैं। यानी कि हीट एक्सचेंजर आपका हो गया और हीट पंप आपका हो गया, हीट पंप, हीट पंप एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, हीट पंप और एयर कंडीशनिंग, और एयर
कंडीशनिंग जैसे शामिल इसमें सिस्टम होते हैं। तो इस तरह से आप लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। आप टेबल बनाने की जगह आप इस तरह से आप लिख करके आएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि तापमान पर आधारित वर्गीकरण जो होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन जो होता है, अपशिष्ट ऊष्मा स्रोत की विशिष्ट तापमान सीमा के आधार पर उपयुक्त विशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति तकनीक और सिस्टम के चयन में मदद करता है। विभिन्न तापमान स्तरों पर अपशिष्ट गर्मी की जगह क्या लिखेंगे, ऊष्मा, अपशिष्ट ऊष्मा को इफेक्टिव ढंग से कैप्चर करने और उसका उपयोग करने से ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है और प्रोसेस और सिस्टम की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो आपका वेस्ट हीट रिकवरी है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम पुनः प्राप्ति तकनीकी यूज करते हैं, पुनः प्राप्ति टेक्निक यूज करते हैं, रिकवरी टेक्निक यूज किया जाता है इसमें, जिसमें हमें सिस्टम के चयन में मदद करता है। यानी कि इसमें सिस्टम के चयन में मदद करता है जिसमें विभिन्न तापमान के स्तर, जैसे कि आपके हीट, आपके वेस्ट हीट हो गए, उसको इफेक्टिव तरीके से कैप्चर करने के लिए, यानी कि जो हम टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि इसमें जो रिकवरी टेक्निक यूज करते हैं, रिकवरी जो टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक का किस में यूज करते हैं, उस टेक्निक को क्यों यूज करते हैं, वेस्ट हीट जो है, वेस्ट हीट, आपका जो वेस्ट हीट है इसको कैप्चर करने के लिए, कैप्चर यानी कि उसको कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है, और क्या इसके लिए यूज करते हैं, इसका उपयोग करने के लिए, यानी कि इसको यूज करने के लिए जो हम इसका यूज करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें एनर्जी कंजर्वेशन होता है, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, तो इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आपका बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। वेस्ट हीट रिकवरी के लाभों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। एक तो है आपका डायरेक्ट बेनिफिट, कौन कौन सा है, एक तो आपका है प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट, प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट। दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ यानी कि इनडायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है कि दो तरीके से इसे कैटेगराइज किया गया है बेनिफिट्स किसको। एक है आपका डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि प्रत्यक्ष लाभ, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट बेनिफिट। अब डायरेक्ट बेनिफिट में कौन कौन से ऐसे लाभ होते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट में ऐसे लाभ होते हैं जो कि हमें सीधे तौर पे दिखाई देते हैं। सीधे तौर पे कौन कौन से आपके बेनिफिट हैं, जैसे कि ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण। हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो हम वेस्ट हीट रिकवरी कर रहे हैं उससे हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है और हमारा क्या बढ़ रहा है, एनर्जी की इफिशियंसी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, हमारा एनर्जी की इफिशियंसी हमारा बढ़ रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, इसका क्या है प्रत्यक्ष लाभ, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण। क्या है आपका एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन, यानी कि क्या है वो है ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या है बेहतर ऊर्जा दक्षता, यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी का हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है इंप्रूव्ड एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी इंप्रूव होती है हमारी। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो होता है रिड्यूज एनर्जी कंजप्शन, यानी कि जो हम ऊर्जा का खपत करते हैं उसका हमारा ऊर्जा का खपत कम हो जाता है। उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि जो आपके एनर्जी रिसोर्स रहते हैं हम उसका अच्छी तरीके से यूज करते हैं। और ऊर्जा की बर्बादी को कम करना, यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी वेस्टेड। क्या होता है प्रत्यक्ष लाभ में मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बताया, या तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि एक जगह आप लिख सकते हैं ऊर्जा दक्षता, दूसरा हेडिंग डाल सकते हैं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक में लिख दिया है, आप इसे चाहे तो दो पॉइंट बना सकते हैं, एक तो ऊर्जा दक्षता, दूसरा आपका ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपका है कॉस्ट सेविंग। दूसरा क्या है आपका कॉस्ट सेविंग, यानी कि पहले जो आपका ऊर्जा बर्बाद जा रहा था, जो आपका एनर्जी बर्बाद जा रहा था, आप उस एनर्जी को दोबारा से यूज कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे के। ठीक है, यानी कि बिना पैसे के आप उस एनर्जी को दोबारा से यूज कर रहे हैं सिर्फ कुछ प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका कॉस्ट बचता है, यानी कि पैसे की बचत होती है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, लोअर एनर्जी बिल एंड ऑपरेशन कॉस्ट। क्या लिखेंगे, कम ऊर्जा बिल आता है और आपके जो ऑपरेशन कॉस्ट आते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, कम लगते हैं। खरीदी गई ऊर्जा पर कम निर्भरता, यानी कि आपके रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन परचेज एनर्जी, यानी कि पहले क्या हो रहा था आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा था तो आपका जो है एनर्जी परचेज करने की आवश्यकता ज़्यादा हो रही थी। अब क्या है कि आपका उसी एनर्जी में आप दोबारा से उस एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होती है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है खरीदने की ऊर्जा को उसको कम कर देता है।
ऊर्जा कुशल उपयोग के माध्यम से वित्तीय बचत, आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेविंग थ्रू इफिशियंट एनर्जी यूटिलाइजेशन। जब आप ऊर्जा का कुशलतम तरीके से, अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, आपके पैसे की बचत होती है। ठीक है, तो इतना चीज आप लिख सकते हैं किसमें, कॉस्ट सेविंग में। ये क्या था आपका प्रत्यक्ष लाभ, ध्यान से सुनेंगे। तीसरा प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट कौन सा दिखाई देता है, आपका पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। जब आप ऊर्जा को यूज कर रहे थे, किसी भी फ्यूल को दहन कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था, जो आपका हीट होता था वो आपका 65% तक क्या हो जाता था, आपका वेस्ट हो जा रहा था। ठीक है, 65% तक आपका वेस्ट हो जा रहा था, वो किस में जाता था, सीधे आपका इन्वायरमेंट में जाता था, जिससे इन्वायरमेंट में इफेक्ट डालता था आपका। लेकिन क्या कर रहे हैं आप उस ऊर्जा को दोबारा से यूज कर रहे हैं। जब आप उस ऊर्जा को दोबारा से यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जो इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है वो इन्वायरमेंट इफेक्ट पर प्रभाव नहीं डालता है उतना, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हो जाती है, यानी कि डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, पहला फायदा ये हो गया हमारा कि जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, रिड्यूस्ड पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण कम होगा। तीसरा है जलवायु परिवर्तन को कम करना यानी कि मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। कौन सा है, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि आपका जलवायु परिवर्तन आपका प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, तो इतना आपका प्रत्यक्ष लाभ था, 3 प्रत्यक्ष लाभ। आप उम्मीद करता हूं ध्यान रखेंगे। आप चाहे इसे 4 बना सकते हैं या 3 बना सकते हैं, आपके ऊपर है। कौन कौन सा बताया मैंने आपको, ध्यान से देखिए। पहला मैंने आपको बताया ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, दूसरा फिर मैंने आपको बताया उसी में मैंने आपको बताया ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा आपको मैंने आपको बताया पैसे की बचत यानी कि कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग यानी कि लागत की बचत। ठीक है, चौथा मैंने आपको कौन सा बताया, चौथा मैंने आपको बताया पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव, आपके वर्णीय प्रभाव जो आपके पर्यावरणीय प्रभाव जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कम हो जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी कि 4 पॉइंट आपको प्रत्यक्ष लाभ में आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट की। किसकी बात करेंगे हम, इनडायरेक्ट बेनिफिट की। अब ध्यान से सुनेंगे, इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हमें नहीं दिखाई देने वाले लाभ हैं कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे। वो है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन से क्या मतलब है कि जब आपका प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण, यानी कि जब आप एनर्जी का कम यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि आप अलग अलग आपके जो सोर्स होते थे, आप सोर्स का ज़्यादा यूज करते थे, क्योंकि आपने उस एक सोर्स को एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद क्या होता था, आपका जो हीट होता था, आपका जो ऊष्मा होती थी वो आपकी बर्बाद हो जाती थी। अब क्या हो रहा है कि आप सोर्स का कम यूज कर रहे हैं और उसी हीट को आप दोबारा से आप यूज कर ले रहे हैं, यानी कि क्या होता है, आपका रिसोर्स का आपका कंजर्वेशन हो रहा है, यानी कि रिसोर्स की आपकी बचत हो रही है। ओके, क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, रिसोर्स की बचत हो रही है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा क्या है आपका, एक मूल्यवान संसाधन के रूप में अपशिष्ट ताप का कुशल प्रयोग, यानी कि इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट हीट एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो आपका ऊष्मा था, जो आपका हीट था जो वेस्ट जा रहा था, आप उसका अच्छे तरीके से, मूल्यवान तरीके से आपका क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर ले रहे हैं, यानी कि उस वैल्यूएबल रिसोर्स को दोबारा से आप यूज कर ले रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जब आप रिसोर्स का कम यूज करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी उस रिसोर्स को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, यानी कि आप उस रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कंजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट आपके कौन से हो गए, रिसोर्स कंजर्वेशन में आपका आ गया 3 पॉइंट। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा पॉइंट की बात करें, इनहैंस्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि बेहतर प्रक्रिया दक्षता और उत्पादकता, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इंप्रूव्ड प्रोसेस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपका इसमें क्या बढ़ रहा है, इसमें आपका जो आपका प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस आपका क्या हुआ, प्रोसेस यहाँ पे आपके इंप्रूव हो जाते हैं। प्रोसेस आपके इंप्रूव होने के साथ साथ जब आपके प्रोसेस इंप्रूव होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। किस तरह से, ध्यान से समझेंगे। पहले क्या होता था, आप जो ऊष्मा यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो आपने फ्यूल के रूप में, ठीक है, फ्यूल के रूप में जो आपको ऊष्मा मिलता था, जो आपको ऊष्मा मिलता था, कितना ऊष्मा मिलता था आपका 35%। 35% आपका ऊष्मा मिलता था, बाकी बेकार वेस्ट हो जाता था, कितना वेस्ट हो जाता था आपका 65% ऊष्मा जो आपका वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, जब आपका उसी रिसोर्स में
उसी रिसोर्स में आप इस 35% को आप यूज तो कर ही रहे हैं, साथ में जो आपका वेस्ट हो जा रहा था आप इस वेस्टेज को भी आप रीयूज कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आप सेम रिसोर्स का यूज करके आप इसमें भी आप मान लीजिए इसमें भी आप 30% जो है 65% में से भी 30% आप एनर्जी आपका रिसोर्स में से जो आपका 65% आपका जो हीट था वो वेस्ट जा रहा था, आपने अगर 30% हीट का दोबारा से उपयोग कर लिया तो सोचिए 35% इधर उपयोग किया, 30% इधर उपयोग किया सेम रिसोर्स में, ठीक है। यानी कि अब दोबारा से आपकी जो कॉस्ट बच रहा है आप उस दोबारा से दूसरा रिसोर्स खरीद करके आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। यानी कि जब आप दो रिसोर्स का यूज करेंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी इंप्रूव्ड प्रोसेस इफिशियंसी। पहली बात तो आपका यहाँ पे प्रोसेस इफिशियंसी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपका क्या हो रहा है, अगर आप दूसरा दोबारा से रिसोर्स खरीदेंगे जो आपके पैसे बच रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा आपको क्या है, डाउन टाइम और रखरखाव लागत में कमी। डाउन टाइम आपका जो हो रहा था, यानी कि जो आपका स्टे टाइम होता है, डाउन टाइम जो आपका होता था उसमें आपका जो है रखरखाव लागत में कमी आ रही है आपके। यानी कि जो डाउन टाइम आपका क्या मतलब होता है कि जब आपके फैक्ट्री वगैरह नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि काम कम हो रहे होते हैं, यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका उत्पादन कम हो रहा होता है, उसे कहते हैं डाउन टाइम, ठीक है। और उसका जो रखरखाव लागत में भी आपकी क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। यानी कि डाउन टाइम में आपकी कमी हो रहा है और क्या है, उसकी जो मेंटेनेंस के लिए रखरखाव के लिए आपका जो है वो इसमें भी आपकी कमी आ रही है, तो उसमें क्या होता है, आपका पैसे इसमें बचते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक और परिचालन विश्वसनीयता, यानी कि इनहैंस्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड ऑपरेशनल रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब आपके रिसोर्स बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोबारा से आप उस चीज़ को रिसोर्स खरीदने में, या फिर क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। यानी कि जो आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस मिल रहा है, यानी कि आपका प्रतिस्पर्धात्मक आपकी वहाँ पे चल रही है, ठीक है। और परिचालन विश्वसनीयता, यानी कि जो ऑपरेशनल है वो आपकी रिलायबिलिटी उसमें बढ़ जाती है, यानी कि आपका वेस्ट हीट जो हो रहा है, जो आपके हीट वेस्ट जा रहा था वो आपका हीट जो है वेस्ट भी नहीं जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें तीसरा कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन विथ रिन्यूएबल एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि जो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी थे उसके साथ साथ आप किसकी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, यानी कि अक्षय ऊर्जा प्रणालियों प्रदर्शन में वृद्धि कर रहे हैं। यानी कि जो आपका हीट वेस्ट हो जाता था, आप उस रिन्यूएबल एनर्जी की तरीके से आप उस एनर्जी को दोबारा से यूज कर ले रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज कर रहे हैं, साथ साथ आप रिन्यूएबल एनर्जी को भी साथ में आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, आपका पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा के साथ अपशिष्ट ताप का पूरक उपयोग, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट हीट विथ सोलर, विंड एंड बायोमास एनर्जी। यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा के साथ साथ आपका जो हीट वेस्ट था, आपका जो वेस्ट हीट था आपका, उसका क्या कर रहे हैं, पूरक उपयोग कर रहे हैं, यानी कि 100% आप उसका उपयोग कर रहे हैं, किसका 100% आप उसका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि उसे कहते हैं पूरक उपयोग, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री आपका यूटिलाइजेशन आपका पूरी तरीके से हो रहा है। बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के लिए हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों में एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन इनटू हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम फॉर इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम मतलब क्या होता है, जब आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स को दोनों को मिला करके आप यूज करते हैं, उसे कहा जाता है हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको कौन कौन सा पॉइंट बताया, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया रिसोर्स का आपको कंजर्वेशन हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया इनहैंस्ड एनर्जी प्रोसेस हो रहा है, आपका इनहैंस इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपका हो रहा है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन विथ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। पहला जो आपका प्रत्यक्ष लाभ था वो आप सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ये जो आपका इनडायरेक्ट आपका एनर्जी सोर्स है, आपका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है, आपको 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को आप इनडायरेक्ट में आपको याद कर लेंगे। इंटीग्रेशन विथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है तो आपको याद हो ही गया होगा। आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है रिसोर्स का कंजर्वेशन हो रहा है। दूसरा आपका इनहैंस्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और आपका क्या हो रहा है, आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो आपका क्या हो रहा है, आपका इनहैंस्ड हो रहा है, ठीक है। इतना आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। कौन सा आपका, यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी जो आप कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहला है औद्योगिक प्रोसेस में, किसमें है, औद्योगिक प्रोसेस यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन है। जैसे कि ध्यान से सुनेंगे, अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति व्यापक रूप से इस्पात उत्पादन में, रासायनिक निर्माण में, सीमेंट भट्ठों और रिफाइनरी संचालन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है।
कहने का क्या मतलब है कि जो आपका वेस्ट हीट रिकवरी टेक्निक है, आपका जो वेस्ट हीट रिकवरी टेक्निक है वो आपका इस्पात उत्पादन में आपका यूज किया जा सकता है। कौन सा? आपका इस्पात उत्पादन। इस्पात मतलब होता है स्टील, ठीक है, आप सभी को पता होगा। स्टील के प्रोडक्शन में आपका यूज किया जा सकता है। आपका केमिकल जो रासायनिक निर्माण है, केमिकल प्रोडक्शन में आपका यूज किया जा सकता है। इसका सीमेंट में यूज किया जा सकता है, भट्ठों में यूज किया जा सकता है, और जितने रिफाइनरी जैसे ऑपरेशन होते हैं उसमें आपका वेस्ट हीट रिकवरी आपका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा पॉइंट है इसमें अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने या फिर अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए ऊष्मा प्रदान करने के लिए दहन यानी कि कंबस्टन, शीतलन यानी कि शीतलन प्रणाली यानी कि कूलिंग सिस्टम, और निकास गैसों जैसी प्रक्रियाओं से अपशिष्ट ऊष्मा को कैप्चर करना और उपयोग करना शामिल है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन करने, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका ऊर्जा वेस्ट जा रहा था तो आपने ऊर्जा को सेव किया, यानी कि ऊर्जा को रिकवर किया, तो उसमें क्या हुआ, जब आपने ऊर्जा को रिकवर किया तो आपका अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन हुआ। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन हुआ। ठीक है, उसके के साथ साथ अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए आप उस ऊष्मा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अन्य इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए उस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कंबस्टन हो गया, आपका कूलिंग सिस्टम आपका हो गया, यानी कि दहन में आप उस दोबारा से आप उस हीट को यूज करके दोबारा से कंबस्टन में आप यूज कर सकते हैं, यानी कि उस हीट को यूज करके आप शीतलन प्रणाली में यानी कि कूलिंग सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो निकलने वाली गैसें होती हैं उसमें आप इस हीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें दूसरा आपका एप्लीकेशन को इसमें है पावर जनरेशन, यानी कि विद्युत का उत्पादन आप वेस्ट हीट रिकवरी जो कर रहे हैं उसका उपयोग आप विद्युत के उत्पादन में कर सकते हैं। जिस तरह से समग्र दक्षता में सुधार करने और अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने के लिए वेस्ट हीट रिकवरी को बिजली प्लांट में नियोजित किया जा सकता है, यानी कि एम्प्लॉयड किया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी कि जो आपका वेस्ट हीट रिकवरी है उससे आप दोबारा से प्लांट करके यानी कि एम्प्लॉयड करके आप दोबारा से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें निकास गैसों जैसे कूलिंग सिस्टम से अपशिष्ट ऊष्मा को कैप्चर करना और बिजली उत्पादन के लिए भाप या फिर टरबाइन चलाने के लिए इसका उपयोग शामिल करना होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट आपका संयुक्त ताप और शक्ति यानी कि CHP प्रणालियां, यानी कि कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम में आप इसका यूज कर सकते हैं। कंबाइंड हीट और पावर सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। वेस्ट हीट रिकवरी का उपयोग जो है संयुक्त ताप और बिजली प्रणालियों में किया जाता है, यानी कि संयुक्त ताप और बिजली प्रणालियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसे आप को जनरेशन के नाम से जानते हैं, को जनरेशन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। को जनरेशन मतलब होता है को मतलब होता है साथ में, को मतलब साथ में, जनरेशन मतलब उत्पादन, यानी कि सह उत्पादन यानी कि साथ में उत्पादन, यानी कि एक साथ आप बिजली का भी उत्पादन कर रहे हैं और क्या है थर्मल हीट का भी उत्पादन कर रहे हैं, थर्मल हीट का भी उत्पादन कर पा रहे हैं, बिजली का भी उत्पादन कर पा रहे हैं। जब ये दोनों चीज का आप उत्पादन करते हैं उसे कहा जाता है को जनरेशन। ठीक है, यानी कि आप वेस्ट हीट रिकवरी का प्रयोग क्या है, एक तरह से प्रयोग है आपका कंबाइंड हीट एंड पावर, यानी कि आप साथ में हीट का भी आप उत्पादन कर रहे हैं, पावर का भी उत्पादन कर रहे हैं। इसको कहते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम में भी आप इसका यूज किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, ऊपर क्या है, इसमें एक साथ बिजली का उत्पादन करना और औद्योगिक, वाणिज्यिक या फिर आवासीय सेटिंग्स में हीटिंग या कूलिंग उद्देश्य के लिए अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग करना शामिल है। वही चीज मैंने आपको बताया, इसमें एक साथ आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, दूसरी तरफ आपका जो हीट वेस्ट जा रहा था उसको आप यूज करके किसमें यूज कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक आप यूज कर सकते हैं, आवासीय घरों में यूज कर सकते हैं, हीटिंग अथवा कूलिंग के, या फिर आपका हीट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसको कूल करने के लिए जो है कूलिंग सिस्टम में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। चौथा आपका अनुप्रयोग है यानी कि एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्ट में। चौथा आपका एप्लीकेशन कौन सा है, ट्रांसपोर्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ईंधन दक्षता में सुधार और उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन क्षेत्र में विशेष रूप से वाहनों में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी लागू की जा सकती है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी आप वेस्ट हीट रिकवरी को यूज किया जा सकता है। इसमें वाहन के इंजन या निकास प्रणाली से अपशिष्ट ऊष्मा को कैप्चर करना और बिजली उत्पन्न करने, इंजन के प्रदर्शन यानी कि इंजन के परफॉर्मेंस में सुधार करने, या फिर विभिन्न वाहन घटकों के यानी विभिन्न जो वाहन के कंपोनेंट होते हैं उसके लिए हीटिंग प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि सीधा सीधा कहने का क्या मतलब है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज किया जा सकता है। ओके,
पांचवें की बात करें आपका है इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट बॉयलर्स, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट हीट बॉयलर्स, यानी कि उच्च तापमान प्रक्रियाओं से अपशिष्ट ऊष्मा को कैप्चर करना और उपयोग करने के लिए औद्योगिक सेटिंग्स में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी बॉयलर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो आपके हाई टेम्परेचर प्रोसेस होते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोसेस से जो आपका वेस्ट हीट होता है, वेस्ट हीट को कैप्चर करने में और उसका उपयोग करने के लिए इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर का उपयोग किया जाता है। यानी कि ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स टू कैप्चर एंड यूटिलाइज वेस्ट हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर प्रोसेस। ध्यान से सुनेंगे, कहने का क्या मतलब है, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स यानी कि जो आपके वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स होते हैं आर यूज्ड किए जाते हैं इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में टू कैप्चर, पकड़ने के लिए यानी कि कैप्चर करने के लिए, एंड यूटिलाइज और यूज करने के लिए वेस्ट हीट को कैप्चर करने के लिए और उपयोग करने के लिए इंडस्ट्री में वेस्ट हीट बॉयलर में इसे यूज किया जाता है फ्रॉम टेम्परेचर प्रोसेस, यानी कि हाई टेम्परेचर प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये भाप या गर्म पानी उत्पन्न करते हैं, या तो ये क्या करते हैं, या तो ये स्टीम जनरेट करेंगे, यानी कि स्टीम, ये आपके जो वेस्ट हीट होते हैं, वेस्ट हीट जो होते हैं, जब इनका रिकवरी आप करते हैं, जब आप इनका रिकवरी करते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें, या तो स्टीम मिलता है या फिर हमें क्या मिलता है, या फिर हमें मिलता है हीट वाटर। क्या मिलता है, हीट वाटर मिलता है, यानी कि गर्म पानी हमें मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि ताप बिजली उत्पादन या फिर आगे की प्रोसेस के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो आपका स्टीम मिल रहा है, हॉट वाटर मिल रहा है, इसका उपयोग आप कहाँ पे कर सकते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं इसका उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, इसका उपयोग आप हीटिंग में कर सकते हैं। किसमें आप कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ जो आपको प्राप्त हो रही है इसका उपयोग आप हीटिंग में कर सकते हैं, यानी भी किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका जो आपको मिल रहा है इसका आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि बिजली उत्पादन में आप इसका यूज कर सकते हैं। और किस में कर सकते हैं, और इसके आगे के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें भी आप जो है आप स्टीम या फिर हीट वाटर यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा मैंने आपको पॉइंट बताया। एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, आप इसे यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनेंगे, बिजली उत्पादन में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिजली उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो आपके CHP होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके कंबाइंड हीट एंड पावर जनरेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चौथा मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपोर्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। पांचवा आपको मैंने क्या बताया, पांचवा मैंने आपको यहाँ पे बताया आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। किसमें, इंडस्ट्रियल के आगे क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल जो आपके वेस्ट हीट बॉयलर होते हैं, वेस्ट हीट बॉयलर में आप इसे यूज कर सकते हैं। किसमें, बॉयलर में। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है। हालांकि आपके सिलेबस में एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में भूल चूक से आपका एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है तो आप इस पाँच पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इस 5 पॉइंट के अंदर आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन आपका हेडिंग सही होना चाहिए कि आप 5 पॉइंट आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यहाँ उसके बाद उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है को जनरेशन। ठीक है, को जनरेशन में आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझे होंगे। कौन कौन सा मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनेंगे। ये टॉपिक आपका मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी कि वेस्ट हीट क्या होता है, वेस्ट हीट रिकवरी क्या होती है, और क्लासिफिकेशन इसका मैंने आपको बताया, यानी कि क्लासिफिकेशन मैंने आपको 3 बताया, हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। फिर मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए। बेनिफिट्स में मैंने आपको
बेनिफिट्स में मैंने आपको क्या बताया, दो तरह के बताए, एक तो इनडायरेक्ट बेनिफिट, दूसरा मैंने डायरेक्ट बेनिफिट बताया। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताया जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप एप्लीकेशन में आप ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखेंगे। जो 5 एप्लीकेशन मैंने आपको बताए हैं उस 5 एप्लीकेशन को आप याद कर लेंगे, इतना आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम्स में कभी पूछने नहीं वाला, क्योंकि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप लेक्चर को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।